हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम बॉटनी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जनरल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, उनकी डिस्कवरी, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें रेप्लिकेशन कौन कौन से तरीके का होता है और डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं और उनमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल कैसे चलती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया, उसकी डिस्कवरी, उसके सेल स्ट्रक्चर्स और बैक्टीरियाज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और किस तरीके से बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस करते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड जनरल सिम्टम्स, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब है कि इकोनॉमिकली वो कहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर उसके कारण हमारा जो भी इकोनॉमी है वो बढ़ रही है या घट रही है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में आती है। और स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, उसका फील्ड कितना है। तो आंसर होगा माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ही है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो लेवल मीन्स इतना स्मॉल कि हमारे नेक्ड आइज से वो विजिबल नहीं है। एंड बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, मीन्स बहुत छोटी लाइफ की स्टडी करना, ऐसी लाइफ की स्टडी करना जो कि हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख पाते जिस लाइफ को। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। तो इन सब की जो भी हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट्स स्कोप इज़ वास्ट एंड अफेक्ट सेवरल सेक्टर्स। इसका स्कोप बहुत वास्ट है और करंटली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी अब। और इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सबसे पहला है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, किस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनमें माइक्रोबायोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है। क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग पैथोजेंस, डेवलपिंग वैक्सीन्स लाइक कोविड-19 वैक्सीन्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। मेडिकल फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी कैसे हेल्प करती है, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनकी स्टडी करने में। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो इनको आइडेंटिफाई करने का, इनका नेचर क्या है, इनकी पूरी स्टडी करने के बाद इनको हराने के लिए या इनको मारने के लिए वैक्सीन्स प्रिपरेशन जो होता है वो हम माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कोविड-19, उस समय जो पैंडेमिक आया था उसको हराने के लिए हमने माइक्रोबायोलॉजी का ही सहारा लिया था और वैक्सीन्स प्रोड्यूस की थी। साथ ही साथ हम एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि एक फंजाई होती है वो रिलीज़ करती है। दूसरा, एग्रीकल्चर में कैसे माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है, जो भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करना, किस तरीके से वो सॉइल को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, वो सारी स्टडी करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में। Study of soil microbes that enhance the fertility through नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल राइजोबियम एंड बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब ये है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पेस्टिसाइड्स की तरह एक्ट करे। पेस्टिसाइड्स का मतलब हो गया कि जो पेस्ट्स को मारने में हेल्प करे। तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसकी जो भी स्टडी होती है, इसके जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है हम माइक्रोबायोलॉजी के एग्रीकल्चर सेक्टर में
करते हैं। फूड इंडस्ट्री में किस तरीके से हेल्प करते हैं, जो भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे कि चीज़, पनीर हो गया, योगर्ट हो गया, ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गई, ये सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारा काम हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, नेचर को प्रोटेक्ट करने में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायो रेमिडिएशन और सीवेज ट्रीटमेंट दोनों में ही हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सीवेज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का जो काम करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ टॉक्सिक मेटल्स निकलते हैं इंडस्ट्री से, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये ताकत होती है कि वो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को लेकर और उसको एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी ताकत होती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो उन सब की स्टडी जो है हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ बायोलॉजी दोनों का मिक्सचर कर देना। तो जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है यानी कि जीन्स में जो भी हम चेंजेस करते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके, तो उससे हम बहुत सारी मेडिसिन्स, आज की डेट जैसे एग्जांपल है इंसुलिन पहले जो सुअर होता था उसकी पैनक्रियाज से निकाला जाता था, लेकिन जब से हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग का पता चला तब से हम क्या करते हैं कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन होता है उस जीन को हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला, और अब वो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करके देता है, और वो ही इंसुलिन अब डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है। तो ये डिफरेंस आया है। पिग वाला हमने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो पिग वाला होता था इंसुलिन, वो कुछ ह्यूमंस को एलर्जिक होता था, किसी की बॉडी को सूट नहीं करता था। तो साथ ही साथ कुछ रिलीजन्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स को नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन निकला वो किसके थ्रू निकला, माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू निकला, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू निकला। जैसे कुछ विटामिन्स होते हैं उनको हम एक गोल्डन राइस होते हैं, तो जो गोल्डन राइस होते हैं उनको खा के शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। तो वो गोल्डन राइस में भी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उनको इस तरीके से बनाया है कि वो बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन ए को सिंथेसाइज करें। फिर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं। तो ये सारे कुछ स्कोप्स हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वायरस विद स्पेशल रेफरेंस टू द टी फेज। तो डीएनए वायरस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, और यहाँ पर स्पेशली टी फेज की बात हो रही है। टी फेज एक तरीके का बैक्टीरियोफेज होता है। टी फेज बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरियोफेज, वर्ड का मतलब है बैक्टीरिया एंड फेज का मतलब हो गया खाने वाला। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाता हो, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में हेड होता है। अ हेड इज़ आइकोसाहेड्रल प्रोटीन शेल, जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, और इसके कैप्सिड की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको हम कैप्सोमेर बोलते हैं। दैट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटीरियल। वायरस का मेन जो काम करता है वो करता जेनेटिक मटेरियल ही है, क्योंकि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोलेंगे, एक इस तरीके की चीज़ है जो कि जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग है, उसके
वो एक तरीके से प्रोटीन क्रिस्टल है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के बॉडी में एंटर कर जाते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वायरसेस का जो ये होस्ट के सेल्स को हाईजैक करके और उनसे अब खुद को मल्टीप्लाई करवाना, ये जो काम कर रहा है वायरस का, वो कौन कर रहा है? उसका जेनेटिक मटेरियल कर रहा है। सो प्रोटेक्टिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल इज़ द मेन फंक्शन और द मेन थिंग फॉर वायरस। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्ट करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस जेनेटिक मटेरियल के बाहर वो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन की जो है शेल होती है उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो प्रोटीन का शेल होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और वो जो कैप्सिड होती है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कैप्सोमेर्स बोलते हैं। और ये इसका जो शेल का शेप एक तरीके से हम कहेंगे वो होता है आइकोसाहेड्रल। जेनेटिक मटेरियल होता है फिर इसमें हेड के अंदर। हेड इनसाइड द हेड इज़ अ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है। टेल होती है इसमें, अ हॉलो ट्यूब थ्रू विच डीएनए passes during infection. It is surrounded by a contractile sheath. जो ये टेल होती है वायरस की, उसके थ्रू क्या होता है, जैसे वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, तो जब बैक्टीरिया पर अटैच होता है तो अटैच होने के बाद वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, इस केस में क्या है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेगा। उस जेनेटिक मटेरियल के इंसर्शन के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ ट्यूब लाइक मटेरियल चाहिए। वही काम ये जो है ये टेल करती है इन्फेक्शन के दौरान। और ये किस तरीके की, एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ से पूरा कवर होता है। फिर नेक्स्ट जो इसके स्ट्रक्चर में आता है वो है बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स। एट द बॉटम ऑफ द टेल देयर आर 6 टेल फाइबर्स दैट हेल्प्स द वायरस अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन द होस्ट बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, एक तरीके से एंकर चाहिए उसको। जैसे शिप एंकर होती हैं सी में, कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए, जो शिप होती है उनको रोकने के लिए हम एंकर्स का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से वायरस को भी बैक्टीरिया पर अटैच्ड रहने के लिए एंकरिंग के लिए कुछ चाहिए। तो वो एंकरिंग का काम जो है वो टेल फाइबर्स करते हैं, और बेस प्लेट जो है वो ऊपर से होती है। फिर हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एक्सप्लेन द लाइटिक साइकिल ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। लाइटिक साइकिल क्या होती है वायरल रेप्लिकेशन की? नाम ही है इसका लाइटिक साइकिल। लाइटिक का मतलब होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टूटेगा, ठीक। तो द लाइटिक साइकिल रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन और द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस आता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, या फिर जो भी उसका होस्ट सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा, उस पर अटैच होगा, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा। अब जेनेटिक मटेरियल उसका उस होस्ट सेल के अंदर चला गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा, उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेगा। हाईजैक कर लेगा तो क्या करेगा वो कि उस होस्ट सेल को मजबूर कर देगा अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए। कौन? वायरस की अब वहाँ पर जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था होस्ट सेल अपनी, उसको छोड़कर होस्ट सेल क्या करने लगता है, वायरस की कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। यानी कि ऐसे नहीं करता वो पूरा कि सीधे वायरस बना दिया, नहीं, पहले प्रोटीन बनेगा, उसके डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके टेल फाइबर्स बनेंगी, बेस प्लेट बनेगी, अलग अलग टुकड़ों में वायरस बनता है। उसके बाद वो पूरा असेंबल होता है, और तब क्या होता है कि पूरा का पूरा हो गया, टुकड़े टुकड़े में बन गया, वायरस असेंबल हो गया। अब वो क्या करेगा, होस्ट सेल को तोड़कर खुद बाहर निकल जाएगा और अदर होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ये होती है पूरी की पूरी लाइटिक साइकिल। इसके मेन 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। इट्स नॉट एब्जॉर्प्शन, इट्स एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि
अंदर चले जाना, पूरा का पूरा अंदर चले जाना। और एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि एट द सरफेस लेवल पर चिपके रहना। तो अटैचमेंट में क्या होता है कि वायरस आता है, जो भी उसका होस्ट सेल है उसके साथ अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल फाइबर्स। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का अर्थ होता है कि पेनिट्रेट कर जाता है। जो वायरस होता है वो क्या करता है कि उस पर पूरे अच्छे तरीके से चिपक जाता है बैक्टीरिया पर, और अपना डीएनए जो भी है उसको इंसर्ट कर देता है होस्ट सेल के अंदर, और जो प्रोटीन कोट था उसका बाहर, और जो टेल फाइबर सब कुछ जो बाहर का हिसाब किताब था वो सब बाहर ही रह जाता है। अंदर जाता है होस्ट सेल के तो सिर्फ क्या जाता है, उसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होती है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में क्या होता है, द वायरल डीएनए टेक्स ओवर द होस्ट मशीनरी टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स, डीएनए और प्रोटीन्स। तो वायरल डीएनए क्या करता है, होस्ट सेल की जो भी मशीनरी होती है, मशीनरी माने न्यूक्लियस की बात यहाँ पर हो रही है, उसको क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है और उसको मजबूर कर देता है अपने वायरल कंपोनेंट्स बनाने पर। तो अब वो क्या बनाने लग जाएगा, डीएनए और प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट होता है मैच्योरेशन और असेंबली। इसमें क्या होता है, द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एंड प्रोटीन कोड्स आर असेंबल्ड इनटू कंप्लीट न्यू वायरस पार्टिकल, जिनको हम वायरॉन्स के नाम से जानते हैं। जो भी नए नए अभी डीएनए और प्रोटीन होस्ट सेल के अंदर बने हैं वो असेंबल होते हैं नए वायरल पार्टिकल्स में, और इन नए वायरल पार्टिकल्स को हम वायरॉन्स बोलते हैं। Fifth and the last step is release. Host cell wall bursts or lyses due to an enzyme called lysozyme, releasing hundreds of new viruses to infect other cells. अब क्या होगा, जो भी वायरस है, जो भी वायरॉन्स बने हैं नए, वो न्यू वायरल पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया का या फिर जो भी होस्ट सेल है उसके सेल वॉल को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, और क्या बना देंगे, और क्या होंगे, नए वायरसेस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लाइसोजेनिक साइकिल, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द लाइटिक साइकिल। दूसरी जो साइकिल होती है वायरल रेप्लिकेशन की वो होती है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक साइकिल किस तरीके से अलग होती है लाइटिक साइकिल से, तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस होस्ट सेल को के अंदर अपनी कॉपीज़ बनाता है, होस्ट सेल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपने पार्टिकल्स बनाने के बजाय बैक्टीरिया या फिर जो भी उसका होस्ट सेल है उसके डीएनए के साथ, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल ऐड कर देता है, बस और कुछ नहीं होता। और इससे क्या होता है, रेप्लिकेशन का मेन फंक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है, ताकि उसकी स्पीशी बची रहे, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बचा रहे। वही काम यहाँ पर वायरस कर रहा है। भले ही यहाँ पर वायरस रेप्लिकेट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बट उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए की जो होस्ट सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच रह के कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, वो कहीं गायब नहीं हो रहा। तो लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल को तोड़ने के बजाय वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट कर देता है। तो इन द लाइसोजेनिक साइकिल द वायरस डजंट किल द होस्ट सेल इमीडिएटली, इंस्टेड इट को एग्जिस्ट विद इट। यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस अपने होस्ट सेल को तुरंत मारता नहीं है, बल्कि उसको उसके साथ को एग्जिस्ट करना शुरू कर, को एग्जिस्ट मतलब उसी के साथ रहना शुरू कर देता है। इंटीग्रेशन, इसके जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला होता है इंटीग्रेशन। जैसे ही वायरस अपने होस्ट सेल्स के साथ अटैच होता है, अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करता है, उसके बाद आफ्टर एंटरिंग द सेल द वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स इन द होस्ट bacterial chromosome in the state the viral DNA is called a prophage.
अब क्या होगा कि जो भी वायरल डीएनए है वो अपने होस्ट, जो भी उसका बैक्टीरिया है होस्ट, उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा और इस स्टेट में वायरल जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं प्रोफाज। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। एवरी टाइम द बैक्टीरियम डिवाइड्स द प्रोफाज डीएनए इज कॉपीड अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए। रेप्लिकेशन में क्या होगा कि जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तब तब वायरस का प्रोफाज डीएनए जो कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड है वो भी साथ ही साथ कॉपी होगा। क्यों? अब जो बैक्टीरिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो क्या होगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जैसा है वो सेवरल जनरेशन्स तक सेम सेम चलता है। तो वो उस वजह से क्या होगा, जो वायरस का डीएनए है वो साथ ही साथ बढ़िया तरीके से बैक्टीरिया की सेवरल जनरेशन्स तक चलता रहेगा। और जब वायरस का मन करेगा, यानी कि जब भी वायरस को ऐसा लगेगा कि ये बैक्टीरिया किसी अनफेवरेबल कंडीशंस में है और बैक्टीरिया मर सकता है, तो वायरस क्या करेगा, अपनी कॉपीज़ वहाँ बनाकर उस बैक्टीरिया को मार के चला जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है वायरस की इन द लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पर वो थोड़ा इंटेलिजेंटली बिहेव करता है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोसेस इंडक्शन। ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक यूवी लाइट द प्रोफाज मे एग्जिट द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड एंटर द लाइटिक साइकिल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग न्यू वायरस। अब इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंड्यूस करना, किसी भी चीज़ को एक तरीके से प्रेरित करना। तो क्या होता है कि जैसे कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ गए, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, जिसमें क्या है कि ऐसा कुछ है कि बैक्टीरिया मर सकता है। अब बैक्टीरिया मरेगा तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, वायरस का डीएनए है। वायरस का जो डीएनए है वो नहीं चाहता कि मैं मरूं इधर, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपीज़ बनाएगा। जो मतलब लाइटिक साइकिल में हो ही रहा था, वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा, न्यू वायरॉन्स को, बैक्टीरिया को तोड़ के फाड़ के बाहर चला जाएगा। बैक्टीरिया मरता है तो मरे। तो इस तरीके से चलती है पूरी की पूरी लाइसोजेनिक साइकिल अनटिल और अनलेस द इंडक्शन और द जो भी इंड्यूस नहीं हुई है तब तक जो वायरल डीएनए है वो कभी भी लाइटिक, या फिर जो भी वायरस है वो लाइटिक साइकिल में नहीं जाएगा लाइसोजेनिक। जब इंडक्शन होगा, इंडक्शन माने कोई भी स्ट्रेस आए, किस सिचुएशन आएगी, तब वायरस क्या करेगा, लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। की डिफरेंस क्या होता है लाइटिक साइकिल में, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में? तो लाइटिक साइकिल क्या होती है, वायरलेंट होती है। वायरलेंट माने कि मार देगा, सेल को ख़त्म कर देगा। लाइसोजेनिक साइकिल टेम्परेट होती है, यानी कि कुछ समय के लिए वायरस डोरमेंट स्टेट में रहेगा, अपने होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ स्ट्रेस की कंडीशंस आ गई हैं, अब उसको भागना चाहिए, तो वो उसको फाड़ के निकल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीफली आउटलाइन द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। किस तरीके से वायरसेस की क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से उनको खोजा गया, वो सारी चीज़ें हम इसमें ब्रीफली मेंशन करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ वायरस वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल की साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि वायरस के डिस्कवरी में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले हैं एडोल्फ मेयर 1886 demonstrated that tobacco mosaic disease could be transmitted by rubbing sap from a diseased plant onto a healthy one. पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि इस समय पर किसी को भी वायरस के बारे में नहीं पता था। सिर्फ जो एडोल्फ मेयर थे उन्होंने बोला कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है प्लांट्स में, तो वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ क्या होती है कि अगर मैं एक प्लांट है, मान लो उसको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, उसके सैप को किसी हेल्दी प्लांट पर रब कर दूं, तो वो जो हेल्दी प्लांट होगा उस पर भी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जनरेट हो जाएगी, या उसको भी वही बीमारी हो जाएगी सेम। तो एडोल्फ मेयर ने ऐसा बोला था। इस समय अभी किसी को भी वायरस के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट आते हैं दिमित्री इवानोव्स्की 1892।
discovered that the causal agent of the disease could pass through the porcelain filters that trapped bacteria, proving the agent was smaller than bacteria. फिर से वायरस के बारे में अभी भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये दिमित्री इवानोस्की थे, इन्होंने ये बोला कि एक फ़िल्टर होता है, प्रोक्लेन फ़िल्टर, उसके थ्रू क्या होता है कि बैक्टीरिया पास नहीं कर पाता, ठीक। लेकिन इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया था कि ये पर्टिकुलर एक डिज़ीज़ उन्होंने ली थी और उस डिज़ीज़ का कॉजेटिव एजेंट किसी को पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोक्लेन फ़िल्टर था उसके थ्रू उस जो भी लिक्विड था उसको पास करवाया, और उन्होंने देखा कि प्रोक्लेन फ़िल्टर से पास होने के बाद जो भी लिक्विड निकला उससे भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉजेटिव एजेंट है उस पर्टिकुलर बीमारी का, वो कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया से भी छोटा है साइज़ में, लेकिन वायरस के बारे में अभी भी किसी को नहीं पता था। अब आते हैं M.W. बेजरनिक 1898 coined the term virus, Latin for poison, and called the infectious fluid contagium vivum fluidum. अब M.W. बेजरनिक ने फाइनली वायरस की डिस्कवरी की, उन्होंने इसको नाम दिया वायरस। लैटिन में वायरस का मतलब होता है पॉइजन, यानी कि जहर। इन्होंने अपनी एक किताब थी उसमें इसको इस तरीके से मेंशन किया कि ये जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है, अभी भी किसी को पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता था वायरस को, बस उनको ये लगता था कि ये एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है। तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जो कि क्या कॉज कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है, जो कि पॉइजनस है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं W.M. स्टैनली 1935, फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज द टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, शोइंग दैट द वायरसेस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन और RNA। अब इन्होंने क्या किया, TMV जो वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसकी वजह से टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है, उस वायरस को इन्होंने क्रिस्टलाइज किया और ये शो किया कि जो ये वायरस होते हैं वो प्रोटीन और RNA के बने हुए होते हैं। इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी उसका प्रोवाइड दिया था, मॉडल दिया था एक। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की एंड बैक्टीरिया। देखिए, आर्की और जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक ही डोमेन में आते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जो आर्की होते हैं इनको ये बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। आर्की एंड द बैक्टीरिया आर बोथ प्रोकैरियोट्स बट दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर केमिकल मेकअप। आर्की और जो बैक्टीरिया हैं दोनों ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स माने कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है। फॉल्स न्यूक्लियस का माने कि न्यूक्लियस के बाहर ना ही के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। तो मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी न्यूक्लियर एनवलप से कवर नहीं है, वो फ्रीली ऐसे सेल के अंदर है। तो इसमें आर्की और बैक्टीरिया में किस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखेंगे। होते दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं। सबसे पहले इनके सेल वॉल में डिफरेंस। जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, जबकि आर्की जो होता है उसमें सीडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है और पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है। मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फैटी एसिड्स उसमें होते हैं जो कि एस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। और आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अदर बॉन्ड्स से लिंक्ड होते हैं, और जो अदर बॉन्ड होते हैं वो एस्टर बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें या फिर हैबिटाट एक तरीके से बोलूँ तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉमन इन्वायरमेंट्स में इजीली मिल जाते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, ह्यूमन बॉडी वगैरह कहीं भी ऐसे ऐसे अगर आप हाथ में भी अगर देखें तो बहुत होता है।
ऑफ जो आर्की होते हैं ये ज़्यादातर हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, सॉल्ट लेक्स हो गई, यहाँ पर हमको ये देखने को मिलते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की बात करें तो जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स हैं उनसे सेंसिटिव होते हैं ये बैक्टीरियाज, वेयरएज आर्की बैक्टीरिया की बात करें नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट द बैक्टीरिया, ये जनरली जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे अफेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इनका जो भी स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो काफ़ी हार्ड होता है, वो काफ़ी स्टेबल होता है, और एंटीबायोटिक्स उतनी ताकत नहीं रखते कि इनके उस स्टेबल स्ट्रक्चर को तोड़ पाएँ। तो इसलिए जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं वो जनरली नहीं अफेक्ट हो पाते हैं एंटीबायोटिक्स की हेल्प एंटीबायोटिक्स से। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं, 1, 2 और 3। बैक्टीरियाज में सिर्फ 1 एक तरीके का होता है, जबकि अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की तो यूकैरियोट्स की तरह ही इसमें बहुत तरीके के जो है आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। किस तरीके से बैक्टीरिया का सेल जो है बना हुआ होता है उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और साथ ही साथ उसका जनरल स्ट्रक्चर पूरा मेंशन करना है कि कैसा वो होता है। A typical bacterial cell is a prokaryotic cell with the following components। एक typical जो bacterial cell होता है वो कैसा होता है, prokaryotic होता है, जिसमें कुछ important components होते हैं। सबसे पहला होता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होती है कि कैप्सूल जैसे नाम ही है, कैप्सूल का मतलब एक प्रोटेक्टिव रिजिड लेयर, तो ये इस तरीके की एक रिजिड लेयर होती है जो बैक्टीरियल सेल है उसके बाहर, स्टिकी प्रोटेक्टिव आउटर लेयर दैट हेल्प्स इन द अटैचमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो भी होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है ये कैप्सूल, और साथ ही साथ बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। इस कैप्सूल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड लेयर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दैट प्रोवाइड शेप एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, और ये किससे मिलके बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई होती है। ये बैक्टीरिया के सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया के सेल को फटने से भी बचाता है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब होता है कि सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही आने और जाने देगा, और किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोरस और लिपिड्स से मिलके बनी होती है। बाइलेयर माने 2 लेयर्स इसकी होती हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड माने न्यूक्लियस ही है, लेकिन बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इसके बाहर इसके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, इसीलिए हम जो भी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है जिस एक पोर्शन में, उस एक पोर्शन को बैक्टीरियल सेल के हम उसको न्यूक्लियोइड नाम दे देते हैं। तो न्यूक्लियोइड क्लियर रीजन कंटेनिंग द सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इट लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और क्या होता है, एक सिंगल और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए इसमें होता है और एक ही होता है। प्लाज्मिड्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड्स। स्मॉल होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और क्या करते हैं, ज़्यादातर इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से बचाने का काम करते हैं। राइबोसोम इनमें 70S टाइप होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 70S टाइप कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, 50S और 30S। फ्लैजिला और पिल्लाई की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला जो होते हैं वो इनमें मूवमेंट्स के हेल्प
मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और पिल्लाई की अगर हम बात करें, जिनको हम फिम्बरी भी बोलते हैं, ये किसी भी सरफेस पर या फिर होस्ट सेल पर अटैचमेंट के लिए हेल्प होते हैं। फिम्बरी जो होती है या फिर पिल्लाई जिनको हम कहते हैं, वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका काम होता है अटैचमेंट का। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरीके से कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरियाज। कंजुगेशन इज ऑफन कॉल्ड द बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। होता क्या है कि एक बैक्टीरिया होता है और वो जो है दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है। अटैच होता है तो क्या होता है कि इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। जनरली ये प्लाज्मिड्स को ही एक दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। तो क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया जिसमें जेनेटिक मटेरियल था एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से कंजुगेशन होता है। इसमें छोटा सा ब्रिज का फॉर्मेशन होता है और अटैचमेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है और फिर बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। इस तरीके से इसकी प्रोसेस चलती है। तो इसमें क्या होता है, एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। डोनर माने जो भी इसको जेनेटिक मटेरियल देना है वो देने वाला, और रेसिपिएंट माने कि लेने वाला। तो वन सेल एक्ट्स एज अ F+। F+ कौन होगा, जो डोनर होगा जिसके पास है, बिकॉज इट हैज़ द फर्टिलिटी